सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख राजवंश के अंतर्गत जो मौर्यों का जो मध्य प्रदेश में हस्तक्षेप था वो पढ़ा। गुप्त साम्राज्य, गुप्तकालीन मंदिर, स्तूप जो मध्य प्रदेश से संबंधित है वो सब पढ़ा। हम एक वंश पढ़ते हैं पहले, औलिकर वंश जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। औलिकर वंश, औलिकर वंश, इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। औलिकर वंश की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ हुई थी? औलिकर वंश, एक नाम बताया हमने मंदसौर। मंदसौर, और क्या पढ़ा इसका नाम हमने मंदसौर का? दशपुर। तो औलिकर वंश की स्थापना दशपुर, दशपुर मंदसौर में। औलिकर वंश की स्थापना दशपुर मंदसौर में। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। अपने लास्ट में 4-5 बोतल चाय पिलाए थे। ये कौन सी? क्लियर एकदम? 6वीं शताब्दी में मंदसौर, औलिकर वंश की स्थापना। और प्रेषक प्रथम शासक कौन था इसका? औलिकर वंश का प्रथम शासक नरवर्मन, नरवर्मन। प्रथम शासक कौन इसका? नरवर्मन। नरवर्मन प्रथम शासक। औलिकर वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी के लगभग। 6वीं शताब्दी में अखिल भारतीय स्तर पर किसका शासन चल रहा था? कल हम पढ़ चुके हैं, गुप्त वंश का। गुप्त वंश का 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, ये वंशावली उसकी। और तब जो है यहाँ पे इस वंश की स्थापना की किसके द्वारा? नरवर्मन के द्वारा, नरवर्मन के द्वारा। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के अधीन मालवा में ही शासन करते थे। 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के अधीन मालवा में शासन करते थे। अब देखो, गुप्त साम्राज्य के अधीन मालवा में शासन करते थे, इसका मतलब ये है, हमने कल भी पढ़ा, सातवाहनों ने भूमिदान देना शुरू किया था, सामंती प्रथा की शुरुआत की थी। और इन्होंने क्या किया, गुप्तों ने क्या किया, उसको स्थायित्व प्रदान किया। तो क्या इनको जैसे मालवा का एक उपराजा नियुक्त कर दिया। अब सारे निर्णय मालवा के इन्हीं को लेना था। तो जब तक चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ये मजबूत शासकों का काल था, तब तक तो ये उनके अधीन काम करते रहे। और जैसे ही सेंट्रल में, केंद्र में गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ, इन लोगों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब जो गुप्त शासक थे इसकी अधीनता इन्होंने त्याग दी और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए।
और यही है 530 ईस्वी तक लिखेंगे इसे। 530 ईस्वी तक गुप्तों की शक्ति क्षीण हो गई। वाकाटकों व हूणों के आक्रमण के कारण मालवा की राजनीतिक सत्ता अस्थिर थी। एक हमने मंदसौर प्रशस्ति पढ़ा। मंदसौर प्रशस्ति क्या बोलते हैं इसे? दशपुर अभिलेख। किससे संबंधित है? कुमारगुप्त वो उसके मंत्री की है। हाँ, कुमारगुप्त से संबंधित है। लेकिन एक और नाम जुड़ता है इसमें। किसका नाम जुड़ता है? यशोधर्मन का नाम। ये महत्वपूर्ण। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त के काल का है, ये उससे संबंधित है, लेकिन वर्णन किसका मिलता है? यशोधर्मन का मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा पूछा गया है। जो हिस्ट्री के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन ने स्वयं को जनेंद्र मंदसौर प्रशस्ति और मंदसौर अभिलेख, ठीक है, यहां थोड़ा सा अंतर करते चलना। प्रशस्ति है दोनों एक ही जगह, मंदसौर में ही है, लेकिन प्रशस्ति की यदि बात करें तो ये कुमारगुप्त और उसके मंत्री का नाम आएगा, और मंदसौर अभिलेख की बात करें तो किसका नाम आएगा? यशोधर्मन। तो यशोधर्मन ने स्वयं को जनेंद्र, राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति कौन कौन सी उपाधि बताई मैंने? जनेंद्र, राजाधिराज, परमेश्वर, नराधिपति आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया। क्यों करते थे ऐसे अलंकृत अपने आप को? योगेश जी, क्यों करते थे ऐसे अलंकृत अपने आप को? ऐसा नाम हो, प्रसिद्ध होने के लिए। हाँ सर, ये जीत जाते थे और फिर अपने आप को, हाँ, वो सिर्फ इतना करने के लिए करते थे कि कुमारगुप्त अब हम तुम्हारे अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। मतलब ऐसे उपाधि धारण करके वो बोलते थे कि अब हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के अधीन राजा नहीं है। जैसे राजाधिराज, राजाओं के राजा, अब हमारे ऊपर कोई है क्या? नहीं, ये बताना चाहते थे। अब लड़कर ही बताए जरूरी तो नहीं है, तो ये ऐसे उपाधि धारण करके ही बता देते और फिर उसका खूब प्रचार प्रसार करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे ना प्राचीन समय में, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को बताना चाहते थे कि आपको हमसे डरने की जरूरत है, हम शक्तिशाली हैं और हम तुम्हारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, क्या आप हमारे अधीनता स्वीकार करोगे? और नहीं करोगे तो लड़ो, नहीं करोगे तो लड़ो फिर हमसे। तो ऐसे ही राजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। तो उस समय दूसरा कोई पड़ोसी राजा वो सोचता होगा कि नहीं ये मेरे अधीन है, ये वो कुमारगुप्त द्वितीय वगैरह ये नहीं सोच सकते थे, और इसलिए वो ऐसी उपाधियां धारण करते थे। जैसे गुप्त जो शासक थे वो परमेश्वर ऐसी उपाधि धारण कर देते थे, परम भागवत ऐसी उपाधियां धारण करते थे। क्लियर हो गया ये?
तो मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? यशोधर्मन से। यशोधर्मन किस वंश का शासक था? औलिकर वंश का शासक था। कहाँ शासन करता था ये? मंदसौर में शासन करता था। किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी तक ये गुप्तों के अधीन थे, और फिर जैसे ही 5वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण हुए, वाकाटकों के आक्रमण हुए, तो गुप्त साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर हो गया। जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया तो जो अधीनस्थ राजा थे वो ऐसी उपाधियां धारण करने लग गए, राजाधिराज परमेश्वर, मतलब अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे अधीन राजा नहीं है, ये बताना चाहते हैं। अब हुनों के आक्रमण की बात आई तो हुन भी पढ़ लेते हैं। हुन, जैसे कल हमने क्या पढ़ा था? शक। इससे पहले हमने शक पढ़ा था। आज हम हुनों की बात करेंगे। ये दूसरे पेज में रेट वाली सारी, तो हम हुनों की बात करेंगे। कौन थे ये हुन? शक कौन थे? हुन जो है चीन की एक खूंखार जनजाति। खूंखार जनजाति। हुन कौन थे? चीन की एक खूंखार जनजाति। चीन की एक खूंखार जनजाति। पहला आक्रमण हुआ इसका 459 ईस्वी में। 459 ईस्वी में किसने किया था ये? तिगिन। तिगिन, जैसे हमने पहले पढ़ा था शक। शकों की 2 शाखाएं पढ़ी थी हमने। एक, इसको क्या बोलते थे? क्षत्रप। शक, क्षत्रप। एक कामर्दक और एक कौन सा वंश पढ़ा हमने? क्षहरात। यह कंफ्यूज होते हैं इसलिए हम बता रहे थे उससे। क्षहरात में हमने पढ़ा होगा, जैसे इधर चष्टन, इधर भूमक। यहाँ का प्रसिद्ध शासक नवपाल और यहाँ का प्रसिद्ध शासक रुद्र दामन प्रथम। रुद्र दामन प्रथम वो है। इतने सारे तो मैंने दिए। अब हम बात करेंगे तिगिन। तिगिन कौन था? हुन शासक। यदि क्वेश्चन आए, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में, तिगिन, तो तिगिन जो है वो हुन शासक। हुन शासक सबसे पहला आक्रमण भारत के ऊपर किया, गुप्त साम्राज्य पे किया। कब? 459 ईस्वी में। सबसे अधिक हुन आक्रमण किसके समय हुए थे? कल भी बताया था मैंने, स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय में। अब हम बात करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था, वो था तोरमान। कौन? तोरमान। तिगिन के बाद कौन? तोरमान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तोरमान 560 ईस्वी में तोरमान ने, जैसे हमने एरन अभिलेख पढ़ा ना, अर्जुन, एरन अभिलेख पढ़ा सागर में है, सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य। कब? हुनों के आक्रमण के समय। और किसका? भानुगुप्त का मंत्री, सेनापति, क्या नाम उसका? भूपराज। उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तोरमान ने आक्रमण किया था। अब बताओ कहाँ किया था सरिता? हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, कहाँ पर किया? सागर में। सागर में अभी तो इतना सारा बताया। कहाँ किया था? सागर। लिखेंगे 560 ईस्वी में तोरमान के नेतृत्व में मालवा व सागर पर आक्रमण किया। उल्टा खुलता है वो। आक्रमण किया। सागर जिले के एरन में स्थापित
सागर जिले के एरन में स्थापित विशालकाय वराह मूर्ति पर तोरमान के प्रथम वर्ष के शासनकाल के अभिलेख है। प्रथम वर्ष के शासनकाल के अभिलेख है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां। अब देखो इसको समझने वाली बात, मालवा क्षेत्र अलग है और सागर क्षेत्र अलग है। सागर काय में आता है? बुंदेलखंड। सागर काय में आता है? बुंदेलखंड में आता है। तो उसने मालवा पर भी आक्रमण किया और बुंदेलखंड पर भी, सागर के एरन पर भी आक्रमण किया। ये पता कैसे चलता है कि वहां तोरमान ने एक विशाल मूर्ति बनाई है, वराह मूर्ति, और वहां पर अभिलेख है तोरमान का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तोरमान का अभिलेख मध्य प्रदेश में कहां मिला है? तो कहां मिला है? एरन में मिला है, सागर में मिला है। सागर भी ऑप्शन में हो सकता है, बुंदेलखंड भी हो सकता है, एरन भी हो सकता है। तो कहां पर मिला है उसका अभिलेख? तोरमान का सागर में मिला है, एरन में मिला है। यहां पर सागर से मतलब यहां पर तांबे के सिक्के मिले, जिससे पता चलता है कि पता चलता है कि 515 ईस्वी तक तोरमान ने शासन किया। वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तोरमान के पुत्र का नाम कोई बताएगा क्या? मिहिरकुल। बहुत ही शानदार। हाँ बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। मिहिरकुल जो बोलना चाह रहे थे उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे मिहिरकुल। तो देखो इसमें 3 नाम पढ़े अपन ने गुणों में, तिगिन, तोरमान और मिहिरकुल। पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में? तिगिन के नेतृत्व में 459 ईस्वी में। फिर तोरमान 560 ईस्वी के लगभग पड़ा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मिहिरकुल। मिहिरकुल 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 का साम्राज्य कश्मीर में कश्मीर तक विस्तृत था। कश्मीर तक विस्तृत था। अब यहां क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा। हमने ये पढ़ा 5वीं शताब्दी, मंदसौर अभिलेख 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी। अब मालवा पर एक प्रसिद्ध शासक अब शासन करने लग गया था। कौन? 6वीं शताब्दी में कौन कर रहा था? यशोधर्मन, है ना? यशोधर्मन। तो इन्होंने क्या किया? हुनों को मालवा से खदेड़ दिया। हुनों को मालवा से खदेड़ दिया। तो अब हुनों का यहां से प्रस्थान हो गया। किस दिशा में? कश्मीर। अभी कहां थे? अभी जो मालवा में शासन कर रहे थे, अब वो किधर चले गए? कश्मीर की ओर। तो तोरमान का शासन मालवा और बुंदेलखंड पर था, लेकिन मिहिरकुल
के शासन का मुख्य केंद्र कहां पर हो गया? कश्मीर, कश्मीर की ओर, क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण शासक यशोधर्मन शासन कर रहा था। तो लिखेंगे मीर कुल के समय ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसके द्वारा गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, मेर कुल इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। तो हुन चीन की एक खूंखार जनजाति, पहला आक्रमण 459 ईस्वी में तिगिन के नेतृत्व में, उसके बाद में उसका पुत्र तोरमान ने इसके बाद में शासन किया। लगभग 515 ईस्वी से 560 के लगभग में उसने शासन किया। 2 सन पढ़े होंगे हमने, 515 से 560, थोड़ा आगे पीछे हो गया। पहले 515 से शुरू करना था, 560 पे खत्म करना था, तो हमने 560 पहले लिखा और बाद में 515 कहीं मिलेगा। और इसके बाद में मीरकुल, चूंकि मीरकुल के समय में मालवा में यशोधर्मन शासन कर रहा था, तो इसने शासन का मुख्य केंद्र कश्मीर वगैरह को बनाया। लेकिन इसका एक अभिलेख कहाँ मिलता है? ग्वालियर, गोप पर्वत, गोपांचल किसका नाम है? ग्वालियर का नाम है गोपांचल। गोपांचल इसलिए बोला जाता है वहां गोप पर्वत, और गोप पर्वत पर क्या किया इसने? सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और इसने उपाधियां भी धारण करने लग गए थे, परमेश्वर जैसी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने लग गए थे। मतलब हुन एक ऐसी शक्ति बन के आई कि वो भारत में स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गई थी, स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गई थी। क्लियर हो गया? हुनों के तीनों शासकों के बारे में जानकारी पता चल गई, उनका काल पता चल गया, स्थान पता चल गया कि कहां पर थे। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो 4 महत्वपूर्ण वंश हैं, जिनकी चर्चा हमने कल भी की थी। गुज्जर प्रतिहार वंश, मालवा का परमार वंश, चंदेल वंश और कलचुरी वंश। ये 4 वंश को हमें पढ़ना है। शुरुआत करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या जानकारी गुर्जर प्रतिहार वंश की? इनका शासनकाल है 730 से ईस्वी से 1050 ईस्वी के लगभग में इन्होंने शासन किया। 1030 ही मान के चलते हैं, 730 ईस्वी से 1030 ईस्वी के मध्य इनका शासन रहा है। किसने की थी स्थापना इसकी? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, बनता है एग्जाम में। स्थापना नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। कब की होगी? कब की होगी स्थापना इसकी? बताइए। 730 ईस्वी नागभट्ट प्रथम। स्थापना कब की? 730 ईस्वी में। किसने की? नागभट्ट प्रथम। अब गुज्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश राजपूतों से संबंधित है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो दिल्ली, कन्नौज इस क्षेत्र से हुई है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है।
तो पहली राजधानी इनकी कन्नौज, पहली राजधानी कन्नौज, और उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? दूसरी राजधानी उज्जैन, दूसरी राजधानी उज्जैन, दूसरी राजधानी उज्जैन। एक नागभट्ट प्रथम का दूसरा नाम भी मिलता है कई अभिलेखों में। नागभट्ट प्रथम के स्थान पर इसके जो पितृपुरुष जिसे कहते हैं, पितृपुरुष मतलब जिसने इस वंश की स्थापना की, तो नाम मिलता है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। तो दोनों में से कोई भी आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र द्वारा की गई। नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र द्वारा। जानकारी कहां मिलती है? ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। अब देखो अपन ने कितने सारे अभिलेख पढ़े और अब हमें याद भी होने लगे ना। जैसे एरन अभिलेख हमने पढ़ लिया, मंदसौर प्रशस्ति मंदसौर अभिलेख, गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे रिपीट होते जाएंगे क्वेश्चन, कुछ बातें ऐसी रहेगी जो बार बार हमारे सामने आते रहेंगे और वो हमें याद होना चाहिए। ग्वालियर अभिलेख कहां पर मिला? सरिता, हाँ नहीं पता? अच्छा, पता करने वाली जरूरत क्या है? ग्वालियर में। सीधी सी बात, अब ग्वालियर अभिलेख जो है चेन्नई में तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में मिलेगा। यदि चेन्नई में मिलता है तो उसको चेन्नई अभिलेख बोल देते हैं। तो ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गुज्जर प्रतिहारों ने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं बढ़ने दिया। अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। अब जैसे योगेश जी, भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में हुआ था। देवल हमने पढ़ा, देवल बंदरगाह आएगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अरब लोग जो है, अरब आक्रमणकारी जो है, अब मजबूत सत्ता यदि केंद्र में हो तो वो वापस चले गए। वो पूरे भारत के सेंटर तक पहुंचे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कन्नौज पर शक्तिशाली शासक गुज्जर प्रतिहारों का शासन था। तो वो आए, किनारे किनारे तक ही आक्रमण हुए और वहीं से वापस चले गए। तो ये जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख से। एक शासक था, इसका नागभट्ट प्रथम के बाद में वत्सराज। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वत्सराज किस वंश का शासक था? किस वंश का? गुज्जर प्रतिहार वंश का। वत्स